आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। आज हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरह से मुल्क में जो अक़लियतों की आबादी है और उन अक़लियतों की आबादी में खुसूसन मुसलमानों की आबादी या जो क्रिश्चियन बिरादरी उनकी आबादी, क्या मुल्क में इन दिनों ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जब मुल्क में यहाँ की जो अक़लियतें हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन पर मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं। जो आदाद और शुमार हैं वो ये बताते हैं, जो हालात हैं वो ये बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ साथ बल्कि जो दूसरी अक़लियतें हैं उनमें क्रिश्चियंस का भी नाम शामिल है। तो क्रिश्चियनों के साथ भी ऐसे क्या हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसे कई वाक़यात रुनमा अब तक हो चुके हैं जब जो क्रिश्चियंस हैं उनके चर्चों पे हमले हुए हैं या वहाँ पर आके रोक टोक करने की कोशिश की गई है। अभी हाल ही में केरल के एक बिशप ने इस पर सवाल उठाया है कि हिंदुस्तान की जो बुनियाद है, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बुनियाद है, ऐसा लगता है कि वो थोड़ी जो है उसका एक रुख बदल रहा है, उसमें कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। और सीधा इशारा यह था कि जो अक़लियतें हैं उनकी हुकूक की कुछ हद तक या कहीं कहीं और ज़्यादा हद तक पामाली हो रही है, उनके लिए ज़मीन तंग करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी तरह की बातें मुसलमान भी करते चले आ रहे हैं। मुसलमानों को भी ये लग रहा है कि मुसलमानों के जो हुकूक हैं वो हुकूक उन्हें पूरी तरह से मिल नहीं पा रहे हैं, या जो एक जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी मुल्क है और ये जमहूरियत तमाम यहाँ के शहरियों को यकसा हुकूक फराहम करता है। यकसा हुकूक चाहे वो इंसाफ के तकाजे से हो, चाहे वो सरकारी स्कीमात के हवाले से हो, या रियासती सतह पर या बलदिया के सतह पे या कौमी सतह पर हुकूमती फैसलों के तासुर से हो, के ताल्लुक से हो। तो ऐसा एहसास अब जो है वो घर करता जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ खुसूसन, और जैसा मैंने पहले बताया कि दूसरी अक़लियती आबादी जो उनके साथ भी एक तरह का माहौल में बेचैनी है और मुसलमानों को यह लगता है कि उनके साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है। जिस तरह से एक के बाद एक मुसलमानों को इन मसाइल में उलझाया गया या इन मसाइल में मुसलमान परेशान हुए, चाहे वो अज़ां को लेकर मसले हों, हिजाब को लेकर मसले हों, लव जिहाद का मुद्दा जिस तरह से उठाया गया, घर वापसी का मुद्दा जिस तरह से उठाया गया, लैंड जिहाद की बातें सामने लाई गई, यूपीएससी जिहाद की बातें सामने लाई गई। मतलब कोई एक ऐसा मौका नहीं है जहां पर कोई नई बात सामने ना आई हो। और खान पान को लेकर जो मामलात हैं कि क्या खाना है, किस तरह से खाना है, आपके फ्रिज में क्या है, आपके घर के अंदर पक क्या रहा है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर अब जो मुस्लिम रहनुमा है, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो या सियासी लीडरान हो, ऐसे कई खबरें सामने अब आई हैं कि ये अपनी बैठकों में, अपनी मीटिंगों में अब इस बात पर जिक्र कर रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं, गौर ख्वास कर रहे हैं कि क्या वाकई हालात कदर मुख्तलिफ हैं और क्या वाकई इन हालात में मिलजुल कर बैठकर कुछ एक हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो कौमी सतह की हो या बैरूनी सतह की हो, जिनमें ये जाहिर हुआ है कि अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से हालांकि वज़ीर आज़म ने शुरू से इस तरह की बातें कही हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, एक ये नारा दिया। वज़ीर आज़म ने यह नारा दिया कि मदरसों के जो तलबा हैं उनके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। इन नारों के बीच, सबका साथ सबका विकास के नारों के बीच ऐसा क्यों है कि जो मुसलमानों की जो तशख़्ख़ुस है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो मराकज़ हैं जिनसे उनकी अक़ीदतें वाबस्ता हैं, इन मराकज़ पर सीधे तौर पर या घुमा फिरा कर लगातार ऐसे इल्ज़ामात, ऐसे हमले हो रहे हैं जिससे मुसलमानों को ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो बरसर इक़्तिदार जमातें हैं अलग अलग सतहों पर, उसमें भी एक तरह से उनकी तरफ से नरमी है। और जो इदारे हैं, जो हमारे मुल्क की, जो हमारे जमहूरी मुल्क की बुनियादें हैं, उनमें एक बड़ा इदारा, जमहूरियत का एक बड़ा इदारा अदालती निज़ाम को समझा जाता है। बताया जाता है कि अगर किसी मुल्क में अदालती निज़ाम अपने पूरे वसूख के साथ काम नहीं करता, इंसाफ में अगर ताख़ीर होती है या इंसाफ के नाम पर ऐसा लगता है कि इंसाफ होता नहीं दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बेहतर नहीं होता। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से देवबंद में जो
जमीयत उलमा हिंद का एक 2 रोजा जो सालाना कॉन्फ्रेंस था, उसमें जितने चौदह अलग अलग मकतब फिक्र के जो मजहबी उलमा इकट्ठा हुए, मजहबी रहनुमा इकट्ठा हुए, उन्होंने भी इस पर गौर व फिक्र किया और उसमें कई तरह की बातें सामने आई हैं। उसमें यहाँ तक भी खुलकर कहा गया कि कई सतहों पर ऐसा लगता है कि कुछ लोग, कुछ गिरोह ऐसे हैं जो मुल्क में नफरत का माहौल और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उसकी खाई गहरी कर रहे हैं और इसमें हुकूमत की तरफ से उनके खिलाफ एक तरह से नरमी बरती जा रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मुस्लिम रहनुमा हैं, क्या वाकई वो हिंदुस्तान की फिक्र कर रहे हैं और ये हिंदुस्तान की फिक्र क्यों कही जा रही है बात, यह फिक्र वाकई क्या हिंदुस्तान की फिक्र है? ऐसे कई सवालों के साथ हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शकीलुज़्ज़मा अंसारी जो एक्स मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद हमारे रिपोर्टर वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मुमताज़ आलम रिजवी भी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। साथ ही आनंद दुबे जो तर्जुमान बीजेपी वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब। आज जो हमने मौजू रखा है वो यही है कि मुस्लिम रहनुमा और फिक्र हिंदुस्तान। दरअसल जिस तरह से अभी देवबंद में जो जमीयत उलमा हिंद का जो कॉन्फ्रेंस हुआ 2 रोजा, उसके बाद फिर दिल्ली में एक मीटिंग हुई है स्कॉलर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की, पॉलिटिशियंस की, उसके पहले मुंबई में कुछ इस तरह की मीटिंगें हो चुकी हैं और रियासती सतह पर तो कई इस तरह की मीटिंगें हो रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मीटिंगें क्यों हो रही हैं और क्यों इन मीटिंगों में ये बात सामने आ रही है या ये कहा जा रहा है कि जो मुसलमान हिंद है उन पर जो है अब एक तरह से मजालिम बढ़ गए हैं। क्या है पूरा मामला? ये सबसे पहले तो इस टॉपिक पर आपसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह के मौजू पर तो आमतौर पे बातचीत नहीं होती है। देखिए, ये जो मौजूदा सरकार उसने कहा बहुत अच्छे नारे दिए, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन अमली तौर पे अगर आप देखिए तो सबका साथ लेने की तमन्ना रखने वाली सरकार सबका विकास और सबके साथ चलने को तैयार नहीं है। जिस तरह से पूरे मुल्क में वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और अफसोसनाक पहलू ये है कि ये हिंदुस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा, जो हम जिसको दावा करते थे कि हिंदू आबादी का बड़ा हिस्सा सेकुलर है, लेकिन आज वो हम समझते हैं हमारी ही कमियां हैं, सेकुलर लोगों की कमियां हैं, जिनकी वजह से ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से ये सेकुलर और सब भाईचारा जो हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों साल से चल रहा था वो भाईचारा बरकरार है। बल्कि अगर हम जो भी लिंचिंग होती है तो वो लिंचिंग होती है तो क्यों होती है? लिंचिंग करने वाले कुछ लोग होते हैं और फिर उसकी फोटोग्राफी करके जब वो टीवी पर डालते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, इसका मतलब ये है कि वो वीडियो को पसंद किया जा रहा है आम लोगों के अंदर और आम लोगों के अंदर जब पसंद किया जा रहा है तो वो उससे उनका एक वोट बैंक बन रहा है। अब उसी तरह से जब उनको लग रहा है बीजेपी को कि मुसलमानों को ही परेशान करके, मुसलमानों को टारगेट करके अगर हमें वोट मिलता है तो यही रास्ता सबसे आसान है। बहुत आसानी के साथ, बहुत मुश्किलों से अयोध्या का मसला हल हुआ। मुसलमानों ने सब्र और ज़ब्त के साथ अयोध्या के फैसले को कबूल किया और उन्होंने कहा भी था कि हम कबूल करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपने जजमेंट में खुद कहा कि वो आस्था की बुनियाद पर कर रहे हैं, जबकि कई फैक्ट्स को बताया कि जिसमें जब मस्जिद को तोड़ने के इंसिडेंट को भी वो गलत उन्होंने कहा और उसी जजमेंट में 1991 के जो एक्ट हैं, वर्शिप एक्ट को, उसको भी जस्टिफाइड किया। अब देखिए, अभी मंदिर भी वहां तामीर नहीं हो पाया कि वो शुरू हो गया ज्ञानवापी का मामला, मथुरा का मामला, ताजमहल का, कुतुब मीनार का, कर्नाटक में कुछ मस्जिदों का, महाराष्ट्र में कुछ मस्जिदों का। नतीजा है कि एक सैलाब आ रहा है और सरकार चुप है।
जिस सरकार को चाहिए था कि इस पर कुछ अंकुश लगाए या अपनी जवाबदेही तय करे, वो चुप है। ऐसे एलिमेंट को कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। यहां तक जो बात सामने आ रही है वो ये है कि एक तरफ ऐसे मामलात जिससे मुल्क की अक़लियतों में बेचैनी पैदा हो रही है, ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों की वजह कर ऐसा होता दिख रहा है, उनके प्रति, उनके तई जो कानून है, जो अदालती निज़ाम है, जो सरकारी निज़ाम है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा खामोश रुख अख्तियार किया हुआ है। इस पर मैं अपने मेहमान आनंद दुबे जी के पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है बीजेपी के। आनंद दुबे जी, एक बात सिर्फ ये सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि देश में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, मुसलमान है या क्रिश्चियन है या दूसरे और भी जो लोग हैं, जो ये जो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार है या जो मजालिम है, इनके जो नंबर्स हैं, जो संख्या इसकी बढ़ती चली जा रही है, क्या आप मानते हैं इस बात को कि हाँ कुछ ऐसा है, या ये जो इल्जाम है, जो आरोप है, बेबुनियाद है? पहली चीज तो ये जो माइनॉरिटी शब्द है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में कई हिस्से तो ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है और मुसलमान जो है मेजॉरिटी में। तो इसलिए ये पूरा जो एक समग्रता के साथ कह दिया जाता है माइनॉरिटी, इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एक ठीक है। दूसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। ये जो हमारे साहब बैठे हुए थे, जो अभी कह रहे थे कि सबका साथ की बात करते हैं लेकिन सबका विश्वास और विकास नहीं करते हैं, ये मुझे बता दें कि पिछले 5 वर्ष में ऐसा क्या हुआ है जिससे इनको उत्तर प्रदेश में लग रहा हो कि उत्तर प्रदेश में सबको न्याय नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी सरकारी योजना है जिससे मुसलमानों को बाहर कर दिया गया है, या उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो मुसलमानों को अलग रखकर बनाई जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि अब तुष्टीकरण नहीं होता है, अब जो है धर्म के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होती है, अब जो है वो वोट बैंक की सियासत नहीं होती है। इन्होंने कहा कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा, जिस भाईचारा की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने उस भाईचारा के बारे में बहुत स्पष्ट से लिखा है कि इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी में भाईचारे की बात की गई है। उस कम्युनिटी से बाहर किसी भी तरह के भाईचारे की जो वो परिभाषा है वो लागू नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बेल्जियम के जो है इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी जो रिसर्च है उसमें यह कहा गया है कि 500 सालों के 500 इयर्स में, यानी 1000 से लेकर और 1557 तक में करीब करीब 10 करोड़, इस देश में 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार किया गया। उसके बावजूद भी ये किस पीरियड की बात कर रहे हैं? इतना सहिष्णु, ये किस पीरियड की बात कर रहे हैं? हेलो जी, आवाज आ रही है? ये किस पीरियड की बात कर रहे हैं? जी, बेल्जियम के इतिहासकार है कोनार्ड एल्स्ट, और उन्होंने लिखा है कि 10वीं शताब्दी से लेकर और 15वीं शताब्दी तक 500 सालों के बीच में 10 करोड़। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आनंद दुबे जी, आज मेरा सवाल 10वीं और 15वीं शताब्दी से बिल्कुल जुड़ा नहीं है। मेरा सवाल इस शताब्दी से जुड़ा है। मेरा सवाल एक ऐसी शताब्दी से जुड़ा है जब आपकी पार्टी इख्तिदार में है और लगातार 2 टर्म इख्तिदार में है और नारा है सबका साथ सबका विकास। आप इसके बारे में जो बात कर रहे थे वो आगे बढ़ाएं प्लीज। आप उसी को बता रहा हूं। इसके बावजूद भी इस देश में सभी भाईचारे के साथ रह रहे हैं, सभी धर्म के लोग रह रहे हैं। और मैं एक चीज और भी कहूंगा कि इस्लाम के जितने भी फिरके हैं वो भी सिर्फ भारत में एक साथ रह रहे हैं, बाकी दुनिया के किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आता हूं मूल मुद्दे पे, जिसपे आप कह रहे हैं कि मदनी साहब के बयान, मदनी साहब ने अभी क्या बयान दिया है, इस पर किसी ने गौर किया? आपने इस पर डिबेट किया? मदनी साहब ने कहा जिनको हमारा खान पान, हमारा मजहब और हमारे तरीके पसंद नहीं है वो इस देश को छोड़ के जा सकते। ये बयान है उनका, और ये वही बयान है जो कभी कश्मीर में दिया जाता था कि अगर आपको इस्लाम पसंद ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। एक तो शकीलुज्जमान अंसारी साहब, आपको छोटा सा जवाब इसका देना है जो आनंद दुबे जी ने जो बात अभी कही है, और उसके बाद मैं मुमताज आलम रिजवी साहब के पास जाऊंगा। शकीलुज्जमान अंसारी जी, देखिए सबसे पहले तो ये कह रहे हैं यूपी में क्या है
तो यूपी में तो 5 सालों में एक नई तहजीब का जन्म लिया, बुलडोजर तहजीब का। यानी फैसले मुल्जिम भी अपने आप डिक्लेयर कर देते हैं, मुजरिम भी अपने आप से है, फैसले भी अपने कर लेते हैं, बुलडोजर चला लेते हैं। हिंदुस्तान एक मिनट आनंद दुबे जी ऐसे बात नहीं करेंगे प्लीज। हाँ, बारी बारी से बात करेंगे। आनंद दुबे जी बारी बारी से बात करें। शकीलुज्जमान साहब थोड़ा सा वक्त आपके पास है, फिर मुझे मुमताज साहब के पास जाना है। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की कानून की कोई मुहावजत नहीं, एक बात। दूसरे, इन्होंने इस्लाम के मुतालिक इनकी जानकारी कम है। इस्लाम के अंदर कितने अधिकार, हक दिए गए हैं, अपने पड़ोसी तक के हक दिए गए हैं। वो पड़ोसी हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है, ईसाई, इसका तस्करा नहीं, कोई भी पड़ोसी है। तो इनको इस्लाम को पढ़ के पहले तब इस्लाम के ठीक है, ओके। मुमताज आलम रिजवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या मौजूदा हालात वाकई ऐसे हैं कि जब ऐसा लग रहा है कि मुल्क में अक़लियतों के लिए जमीन तंग हो रही है, क्या ये वाकई ऐसे हैं या फिर ये हालात ऐसे आते रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है? नहीं, ये आते रहते हैं का सवाल बिल्कुल नहीं है। तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह है। और जब 2014 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और जब वजीर आजम को उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बनाया गया, तो 2002 की तस्वीर गुजरात मॉडल के सामने थी। 2002 में क्या हुआ सबको मालूम था और कहा यह जा रहा था कि जो गुजरात मॉडल 2002 में पेश किया गया है, दरअसल इसी को भारत बनाया जाएगा। और ये लोग ये समझ रहे थे कि अगर मोदी सरकार आई तो ऐसा होगा। और उसके बाद लोगों ने ये देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुसलमानों के दायरे हयात को तंग किया जाने लगा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप खुद देख लीजिए। लेकिन अभी आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि आप यूपी का ही एग्जांपल ले लीजिए। यूपी में कौन से ऐसी सरकारी स्कीम है जिससे मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा है? तो ये कैसे मान लिया जाए कि भाई मुसलमानों के साथ भेदभाव या उनके साथ कुछ और अलग तरह का रवैया है? विशाल साहब, आप ये समझ लीजिए कि आप एक कमरे में बहुत सारा खाने पीने का सामान रख दें और उसमें सारे मजहब के लोगों को बिठा दें, लेकिन आप ये ऐलान कर दें कि यहां से जो भी बाहर निकलेगा, अगर वो मुसलमान है तो उसको मार दिया जाएगा, अगर मुसलमान है तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आप बताइए, सारी चीजें जो रखी हैं वो किसी काम की होंगी? बीजेपी एक तरफ तो ये स्कीम की बातें कर रही है, दूसरी चीज ये कि मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है आप देख लीजिए। और फिर तीसरी चीज ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि सेकुलर जिसका ये हलफ लेते हैं उसमें कहा ये बात कही गई है कि आप किसी एक खास मजहब को प्रमोट करेंगे? जिस तरीके से चिरागा किया जाता है, जिस तरीके से त्योहार को बनाया जाता है, जिस तरीके से मंदिरों को महिमा मंडित किया जाता है, आप बताइए ये क्या सेकुलरिज्म इस बात की इजाजत देता है जिसकी वो हलफ लेते हैं, जिसमें कहते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे? ये कहां से भेदभाव किया जा रहा है? ठीक है, इस पर रिएक्शन लेता हूं। इस पे आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आनंद दुबे जी, अरे आपके पास एकदम पूरा वक्त मिलेगा, आराम से अपनी बात कह लें। क्या ये तुष्टीकरण का ही दूसरा रूप है? आनंद दुबे जी, सवाल ये उठ रहा है। बिल्कुल हिंदू तुष्टीकरण शुरू हो गई है और बीजेपी कर रही है। बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदुओं को डरवा रही। 20% मुसलमानों से ये बीजेपी 80% हिंदू भाइयों को डरवा रही है। और ये अकलियतों की बात कर रही है कि जहां स्टेट है वहां कुछ स्टेट ऐसे है, एक मिनट कह रहे हैं कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे हिंदू अकलियत है। तो आप गांव गिन लीजिए, आप फिर शहर गिन लीजिए। इस तरीके से अखंड भारत की बात करते हो और स्टेट चलते हो। क्या बात कर रहे हो आप? अखंड भारत की बात करोगे और उसके बाद जो है स्टेट घूमोगे। किस स्टेट में कितने हिंदू है, इस स्टेट में इतने मुसलमान है। मजमूई तादाद जो है वो मुसलमानों की कम है, वो माइनॉरिटी है। देखिए, मुझे लगता है इस तरह से अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो वो कुछ नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगी बहस हमारी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, आनंद दुबे जी को जो रिजर्वेशन है, जो उनकी बात कहनी है उन्होंने कह दिया है। मुमताज आलम साहब अपनी बात कह रहे हैं। खुर्रम, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 1 मिनट आप लोग प्लीज मुझे मौका दें, खुर्रम, मेरा सवाल है कि यहाँ पर ये मुमताज साहब प्लीज रुक जाए। आनंद दुबे जी रुक जाए।
खुरम, ये जो देवबंद में अभी अधिवेशन हुआ, जो कॉन्फ्रेंस था, उसके अलावा दिल्ली में भी कुछ इस तरह की मीटिंगें हुई हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उसका मकसद क्या है, क्यों हुई मीटिंग? देखिए विशाल, कई मीटिंग हुई, खासतौर से सबसे पहले मुशावरत की हुई, उसके बाद जमीयत उलमा हिंद की हुई, देवबंद में हुई। उसमें जमीयत के दोनों धड़े तकरीबन शामिल थे, क्योंकि अरशद मदनी और महमूद मदनी शामिल थे। और उसके बाद फिर दिल्ली में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के नाम से जो साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मोहम्मद अदीब ने, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। और जो बातें हुई है उसके अंदर खास तौर से जो चिंता जताई गई है, जो फिक्र की गई है, उसमें खासतौर से जो मजहबी मकामात है, खासतौर जिस तरीके से ज्ञान व्यापी का मसला हो, जामा मस्जिद का मसला हो, ताजमहल का मसला हो, ये कहीं ना कहीं इसके पस मंजर में मौजूद है। जिस तरह का तनाजा हुआ, जिस तरीके से अदालतों में मामले गए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पूरी गेंद जो है वो मकामी अदालतों की पाले में डाल दी, वो एक मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि साथ ही साथ लगातार ये चीजें हो रही हैं, कॉमन सिविल कोड और उसके बाद जो तब्दीली मजहब को लेकर के जो कवानीन बनाए गए, ये तमाम चीजें हैं। और उसमें जो फिक्र नजर आई वो ये है कि सीधे तौर पर जो उसमें शामिल हुए लोग, उनका मानना यह था कि कोई हिकमत अमली बनाया जाए जिससे रोका जा सके। जो लगातार बयानबाजी हो रही है, बात हो रही है कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत सारे वजीर हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो दरअसल जो वोट की सियासत है, खासतौर से चाहे आप देखिए जब कांग्रेस की बात हो, क्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला हो, तो ताला कब खुलता है, फिर भारतीय जनता पार्टी सामने आती है, फिर लोग यहाँ से दिल्ली से एक रेल चला देते हैं। तो ये तमाम चीजें होती हैं, वोट के लिए होती हैं। तो वोट की सियासत हो रही है। हालांकि अभी आप देखिए तो अगर देखें तो राज्यसभा की जिस तरह से लिस्ट आई है, उसमें कई मुस्लिम मेंबर्स के नाम भी है, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के नाम भी हैं। लेकिन जब वोट लेने की बात होती है तो वोट के लिए अपनी अपनी तरीके से जो है वो चीजें अंजाम दी जाती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जरिए से। ठीक है, चलिए खुरम, मैं वक्त अब नहीं रह गया है। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आनंद दुबे जी, शकील साहब, मुमताज साहब। और दरअसल बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर अनरेस्ट है तो ये हमारी हुकूमतों को भी इस पर बहुत ज्यादा गौर करना जरूरी होगा, और नहीं है तो उसका सद्देबाब भी होना चाहिए। लेकिन जो मामलात बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये इस बात से जाहिर होना चाहिए कि मुल्क में किस हद तक अमन और शांति बरकरार है। क्या आने वाले दिनों में ये हालात इसी तरह से रहेंगे या कुछ तब्दीली आएगी, इसे भी देखना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।